मैं जगत दोषी साहब आपके पास सबसे पहले इसलिए क्योंकि आपको ही हम सब लोगों से ज्यादा आपको ग्राउंड की रिपोर्ट पता है, आपको अंदाज है। क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने एक तरह से अपने हिसाब से अच्छा काम किया है, बांध के रखा है आम आदमी पार्टी को। एमसीडी का इलेक्शन उसी समय अनाउंस हुआ है, एमसीडी में 4 तारीख को वोट, 7 तारीख को गिनती। और ये वही समय है जब आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी इलेक्शन बहुत अहम है। उनकी सारी ताकत दिल्ली में लगती है और वहीं से वो दिल्ली की ताकत से वो पंजाब का इलेक्शन लड़े थे, दिल्ली की ताकत से वो गुजरात में कैंपेन कर रहे थे। लेकिन उस ताकत को कम करने की जरूर कोशिश की गई। गौरव जोशी साहब, ये क्या अमित शाह का ये जो बयान कल आया कि हमारी सीधे लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी अरे आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, इसको जरा और ग्राउंड रिपोर्ट भी थोड़ा बताइए और ये कितना रेलिवेंट है जगत दोषी साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले अगर 6 महीनों की हम प्रॉपर टोटल बात करें धरातल पर जो हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने जब एंट्री की गुजरात में और अपना प्रचार प्रसार अभियान शुरू किया, तब हालांकि किसी को इतना अंदेशा नहीं था कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से आने वाले 6 महीनों के अंदर इतना प्रचार प्रसार कर पाएगी। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यहीं पर है। इस वजह से शुरुआत की अगर हम बात करें तो 5-6 महीने पहले ऐसा जरूर था कि कांग्रेस या बीजेपी उनको बहुत लाइटली ले रहे थे, और हालांकि ये भी कह रहे थे कि उन दोनों का मुकाबला सिर्फ अंदर अंदर है, कांग्रेस और बीजेपी का। आम आदमी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पार्टी या प्रचार प्रसार पार्टी है। पर पिछले 6 महीने के दौरान उन्होंने इतना हद से ज्यादा प्रचार प्रसार कर दिया गुजरात में, और गुजरात के बहुत सारे जो मुद्दे थे, जो एंटी इनकम्बेंसी काइंड ऑफ मुद्दे रहते हैं गुजरात में हमेशा, या जो भी आंदोलन हुए थे पिछले 3-4 महीनों के अंदर अंदर, उन्होंने वो सारे मुद्दे उठा लिए। लोगों की भलाई के लिए भी जो गारंटी वचन पत्र वगैरह देते हैं वो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया, और एक बहुत ही जबरदस्त प्रचार प्रसार करके यहाँ पर अपना संगठन का जो जोर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। बहुत सारे नेता भी उनके साथ जुड़े, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते गए, और खास करके सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में उन्होंने अपना बहुत ज्यादा अपना जिसे कहते हैं पांव रखने की, जमाने की कोशिश की। अब ये जो स्टेज आया है आज की तारीख में, पिछले 6 महीने का अगर हम स्टेप बाय स्टेप जो देखकर आज जो हम देख रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि बीजेपी को ये जरूर अंदेशा हो गया था स्टार्टिंग से लेके आज अभी तक के कार्यकाल में, कि शायद शुरुआत में वो सिर्फ कांग्रेस को डेंट करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनको सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है, उत्तर गुजरात में जहां पर ज्यादातर कांग्रेस की सीटें हैं पिछले 2017 या पिछले 4 टर्म के इलेक्शन हम देखें तो। हालांकि अब सिचुएशन ये हो गई है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दो धारी तलवार जैसा काम हो रहा है। अब किसी को भी, कोई भी पॉलिटिकल पंडित हो या मीडिया का कोई व्यक्ति हो या इवन कोई राजनेता हो, अब किसी को ये आइडिया नहीं आ रहा है कि हकीकत में ये आम आदमी पार्टी किसको कितना ज्यादा नुकसान करेगी। तो दिक्कत यहीं पर आ रही है। इसी वजह से शायद बीजेपी के लोग भी उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। वहां उनको ये अंदेशा जरूर है कि ये कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा बहुत नुकसान करेगी, और खासकर उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में जो पिछले मुकाबले, पिछले 2017 के जो इलेक्शन था, वहां पर जो वोट प्रतिशत या जो वोट का नंबर था, जीतने का मार्जिन था, वो बहुत ही माइनर था। 2000, 3000 या कई जगह ऐसी है जहां पे 500, 1000 वोट से बीजेपी या कांग्रेस को ही जीते थे। तो वहां पर बहुत कांटे की टक्कर है। दूसरी चीज ये भी है कि सूरत जैसे बड़े शहर में, जहां पर बीजेपी ने लास्ट टाइम सारी सीट जीती थी लोकसभा विधानसभा में, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने बहुत बड़े 4 कदावर उम्मीदवार खड़े किए हैं इस बार, जिसमें से 2 पाटीदार आंदोलन के नेता है, जिन्होंने 2017 में बहुत बड़ा रोल अदा किया था पाटीदार समाज के जो वोट है उसको कांग्रेस की तरफ लाने में, क्योंकि उस समय हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे। तो ये इतने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स हम धरातल पे देख सकते हैं कि हाँ, जरूर ये बात जरूर कह सकते हैं कि अगर दोनों पार्टी ये कह रही है कि हमारा मुकाबला एक दूसरे से और आम आदमी पार्टी सिर्फ प्रचार प्रसार की पार्टी है, तो ये बिल्कुल नहीं है। आप उनकी सभाएं देखिए, आप उनकी रैलीज देखिए, जो नामांकन पत्र या फॉर्म भरने जाते हैं तब भी जितने लोग जुट जाते हैं अपने आप। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर एक बात आई है कि कोई एक तीसरी पार्टी आई है जिसकी वजह से ये दोनों पार्टियों को अब थोड़ा जागने की जरूरत है। ये इतना हम जरूर कह सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा वो तो हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा, पर एक एक जिसे हल्के में लेते थे वो मेरे ख्याल से अब आज की तारीख में वो माहौल नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का, वो हर एक नेता अपनी स्पीच में आम आदमी पार्टी की कोई भी बात का उल्लेख आज की तारीख में दिन में 10 बार कर रहा है। वो साफ साफ दिखाता है कि वो लोग उनको लाइटली नहीं ले रहे। मैं जिगर भाई सर एक और बात कर लूं फिर आपके पास आता हूं। जिगर साहब एक चीज बताइए, क्योंकि मैं इसलिए गुजरात स्पेसिफिक ये चीज पूछ रहा हूं। एमसीडी इलेक्शन में इस समय आज की तारीख में एडवांटेज आम आदमी पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मतलब वो दिख रहा है सामने। इश्यूज को बहुत ठीक से उठाया है और उनके पास कंपैरिजन करने के लिए एमसीडी का स्कूल, आम आदमी मतलब दिल्ली सरकार का स्कूल, एमसीडी के अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पताल, ये सारी चीजें सामने सामने हैं और लोगों को लगता है कि नहीं एक मौका इनको देना चाहिए। वो कूड़े वाले ढेर पे जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने,
एक खतरा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने कैलकुलेशन से ये किया है कि उनको एमसीडी के इलेक्शन में दिल्ली में फंसा के रखो, और इसलिए वो इलेक्शन पोस्टपोन करते जा रहे थे, और मई में खत्म हो चुकी थी असेंबली, वो अब किए हैं उसको। खैर, आपको एक खतरा नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी इलेक्शन में जो मैंने पॉपुलर वोट कभी कभी हवा पे भी चल जाते हैं, तो ये कहीं दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की हवा गुजरात को डेंट नहीं करेगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एमसीडी सर्टेनली इस समय आम आदमी पार्टी मतलब रनिंग फॉरवर्ड है, सबसे आगे है। जी जिगर भाई, बिल्कुल। देखिए एमसीडी, जी एमसीडी का इलेक्शन है, वो उनके लिए मेरे ख्याल से एक नाक का भी सवाल है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए वो ज्यादा वहां फोकस करेंगे, वो बहुत ही बट ऑब्वियस बात है। और इसका डेंट गुजरात में उनको पड़ेगा कि नहीं, वो मेरे ख्याल से मुझे इतना नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो वहां पे दिल्ली में 4 दिन दे रहे हैं तो 3 दिन गुजरात में भी दे रहे हैं। अभी परसों से ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए, 3 दिन के दौरे पर है, और पूरे गुजरात में जितने जिले कस्बे वो कवर कर सकेंगे वो ट्राई कर रहे हैं। उसके 2 दिन पहले से लास्ट वीक में भगवंत मान भी आकर गुजरात में ही बैठे हुए हैं। और जहां तक बात है उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो मेजरली उन्होंने पूरा सौराष्ट्र जोन काफी सारा कवर किया है, प्लस सूरत के जो एरियाज है। और उत्तर गुजरात में मनीष सिसोदिया जी ने मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले आए थे, तब उन्होंने 7 दिन रुककर कांस्टेंट सारे गांव कस्बों की रैलीज की थी, जहां पर कांग्रेस का बहुत बड़ा होल्ड है। और सौराष्ट्र में भी लास्ट टाइम ऐसा ही था कि 54 सीट्स थी टोटल, उसमें से 30 सीट्स कांग्रेस के पास थी। तो ये ट्राई जरूर वो कर रहे हैं कि कांग्रेस की अगर ऐसी कोई सीट्स हो जो कम मार्जिन की हो, उसके ऊपर वो अपना दावा बोल सके। पर हालांकि अगर पूरी पूरी हम ये स्ट्रेटेजी उनकी समझे, तो एमसीडी का इलेक्शन और गुजरात का इलेक्शन, उनको दोनों चीज को ध्यान में रखकर अगर वो अपनी रणनीति बनाकर बैठे हुए, तो मेरे ख्याल से दोनों जगह पर वो अपना अपना काम जरूर सुचारू रूप से करेंगे। और उसमें मुझे नहीं लगता कि वो एंड तक उसमें कोई ढीलापन आने देंगे, और यहाँ पर भी रहेंगे और वहां पर भी अपने जो भी मुद्दे वो उठाते रहेंगे। पर एक बात जो यहाँ पर हिरेन भाई ने कही, उससे मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ, विजय जी ने भी कही कि कांग्रेस पार्टी जो थोड़ी सी सुषुप्त दिख रही थी 2017 के बाद, 2017 में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, पाटीदार आंदोलन और 3 नए जो चेहरे उनके साथ थे, उनका सपोर्ट भी मिला था उनको। पर आज की तारीख में कांग्रेस वापस से जग गई है, वो बिल्कुल दिख रहा है। उनके जो प्रचार प्रसार हो रहा है गाँव कस्बों में, प्लस राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, और वो बातें बिल्कुल पॉजिटिव जा रही है कि राजनीति से ऊपर उठकर वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हम पूरा इलेक्शन त्रिकोणीय जरूर देख सकते हैं। हंग असेंबली या वो सब मुझे नहीं लगता कि इतना हो, हालांकि रिजल्ट मेरे ख्याल से डिसाइसिव ही आएगा, कोई भी एक तरफा किसी भी तरफ। पर फिर भी आज की तारीख में तीनों पार्टियां लगी हुई है बराबर अपना मेहनत करने में, वो साफ साफ दिख रहा है। देखो भाई, एक चीज मैं इसलिए आपसे और पूछ लूं, क्योंकि एक सी वोटर का जो सर्वे आ रहा है वो बार बार सीट के मामले में 140 सीट दिखा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता है भाई बेस्ट ऑफ गोधरा। गोधरा के बाद जो जो नरेंद्र मोदी जी का गोल्डन रन था गुजरात का, हालांकि देश ने उनको रिजेक्ट किया था। देश ने गोधरा के बाद 2004 में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था, लेकिन वहां पे तो नरेंद्र भाई 2002 के इलेक्शन को बुरी तरह से जीते थे। अब इसमें दिखा रहे हैं 140 और 150 सीट। आपको क्या लगता है अभी भी इलेक्शन ओपन है? क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी हैं, वोट 1 तारीख को है, 15 दिन की अभी कैंपेनिंग बाकी है, तो अब हवा तो अब बनती है, हवा तो आपको लगता है कि अभी इलेक्शन ओपन है कि इलेक्शन में बीजेपी बहुत आगे है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ इलेक्शन ओपन है, और 140 सी वोटर का सर्वे, उस पर भी मेरी डिबेट हो चुकी है आगे 2-3 और भी माध्यम से अलग अलग मीडिया में। तो उसको भी मैंने डिनाई किया था कि 140 वो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। जैसे आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर थे और उनका गोल्डन पीरियड था एज अ सीएम, और उसके दौरान भी पिछले 4 टर्म में हम देखे तो वो 127, 115, 117 और 99 वहां तक आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये अचीवमेंट करना या ये इतनी बड़ी बात करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का, ताकि कार्यकर्ता जो भी एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे हैं उसको बहुत ही बढ़ चढ़कर सामने लोगों के सामने इस तरीके से रखे कि हमने इतने काम भी किए, हालांकि अगर कुछ काम रह गए तो हमने इतने काम 20 सालों में किए भी है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों का मनोबल, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका आंकड़ा जो आता है उनके नेताओं की तरफ से, सबसे पहले तो उनके नेता 182 ही बोल रहे थे कि सारी सारी सीट हम ही जीतेंगे, फिर धीरे धीरे 150 के आसपास आए। पर उनका टारगेट ये जरूर वो लेके चल रहे हैं कि कांग्रेस के जो माधव सिंह सोलंकी जी थे 1985 में उन्होंने सरकार बनाई, तब उनका एक रिकॉर्ड था गुजरात में जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, 149 सीट का। तो वो ट्राई कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि इतना टफ फाइट है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोग नाराज भी है, बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये है कि कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है, जिसके ऊपर हमेशा बीजेपी को प्लस विनिंग फैक्टर एक मिलता है। इस बार कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है, सबके सब लोग चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो बिल्कुल धरातल पे बात कर रहे हैं।
कांग्रेस के भी बहुत नेताओं को मैंने पिछले दिनों सुना, वो भी बिल्कुल अगर कोई भावनात्मक बात या राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, तो उसको 5 मिनट के अंदर घुमा के पूरा क्षेत्रीय लेवल पे लेकर आ जाते हैं। इतने बहुत स्मार्टली वो भी प्ले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा चुनाव है, उसमें एक चीज मैं जरूर देख रहा हूँ कि लोग जागे हुए हैं इस बार। लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे गाँव, खेड़े, कस्बों में जो एमएलएज़ हमको नहीं मिलते, अवेलेबल नहीं होते, अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, उसमें सिर्फ सिंबल पर लोग चुन के आ गए हैं या मोदी जी के नाम पर चुन के आ गए और बाकी अवेलेबल नहीं होते लोकल लेवल पे, तो लोगों को उसके जवाब चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव इसीलिए बहुत ज़्यादा रसप्रद, इसलिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है क्योंकि अब लोग जागृत होकर अपने सवाल पूछ रहे हैं और इसी का जवाब मेरे ख्याल से नेताओं से माँग रहे हैं। तो ये इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आगे से बहुत ज़्यादा हो जाएगा उनके लिए। जी, जिगर भाई, मैं एक बात छोटा सा आपके पास, हिरेन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जिगर साहब आपसे एक चीज पूछ लूं। मुझे हरदम एक बात ये लगती है कि कुछ कुछ लोगों का एक समय वो आता था कि भाई घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो आप सोना पहन के, गहना पहन के मत निकलिए क्योंकि आप लूट लिए जाएंगे। और डांट आपको पड़ती थी घर में घर के उस बच्चे को या उसको कि तुम ये पहन के क्यों निकले, वो चोरी कर। चोर को कोई कुछ नहीं बोलता था कि वो चोर है, उसको भी पकड़ो ना। तो यहाँ पे जो एक लगातार एक नैरेटिव चल रहा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो खरीद लिए जाएंगे। अच्छा, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो कौन खरीदेगा, वो दुष्ट है। जो आदमी खरीदेगा उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये खरीद मतलब वही है कि आप सोना पहन के घर से बाहर निकलेंगे तो आप लूट लिए जाएंगे। लुटेरे को कोई, डाकू को और चोर को कोई कुछ नहीं गाली दे रहा है, गाली दे रहा है कि। तो मैं जरा जिगर साहब ये भी समझना चाह रहा हूं, क्या गुजरात में ये भी बात है कि अगर भाई हमने कांग्रेस को वोट दे दिया तो हमारा वोट बेकार हो जाएगा, वो तो फिर चले जाएंगे? जिगर साहब। जी, जी। जी, देखिए नहीं, ये नैरेटिव डेफिनिटली बनाने की कोशिश हो रही है और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ने ये नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया हुआ है। पर मेरे ख्याल से मैं इसमें इतना नहीं मान रहा इंडिविजुअली, क्योंकि कांग्रेस के जो भी विधायक वहाँ गए हैं, वो सारे के सारे, अब जितने मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, अब किसी का भी आप नाम उठाकर देख लो, वो सब अपनी-अपनी पर्सनल कोई ना कोई रीज़न की वजह से गए हैं और वो रीज़न चाहे वो उनकी महत्वाकांक्षा हो या कोई और बात वो हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 27 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है और सत्ता में नहीं है इसी वजह से ये होता है और डेफिनेटली ये हमेशा एक देखा जाता है कि लोग स्विच ओवर करते हैं। पर जहाँ तक बात है अभी की जो कांग्रेस है, जो पहले गुटबाजी होती थी वो आज की तारीख में नहीं है। जब से जगदीश ठाकुर उनके जो आए हैं ये अध्यक्ष, तो मेरे ख्याल से गुटबाजी काफ़ी कम हो चुकी है और आप देखिए कि जाने का जो सिलसिला है वो भी स्लो हुआ है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस भी इस बार बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही डटकर लड़ रही है दोनों पार्टियों के सामने और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के कोई नेता जाएँगे तो उससे ये नैरेटिव बनेगा कि कांग्रेस के नेता जीतने के बाद बीजेपी में चले जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ कि अब मतदार जो है, मतदाता वो भी इतना जागरूक हो चुका है कि वो ऐसे लोगों को नकारने में भी बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतता। जबकि पहले ऐसा होता था कि किसी के नाम पर या कोई ज्ञाति-जाति के समीकरण के ऊपर भी लोग जीत जाते थे। आज की तारीख में वो भी नहीं है। गुजरात में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारा जो एमएल है लोकल लेवल का होना चाहिए और वो हमारे जो काम है वो करने में सक्षम है या नहीं। अगर उन्होंने अपनी विचारधारा 5 साल, 10 साल या 50 साल के बाद भी सडनली बदल दी है, तो लोग उसको नकारने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाते, ये टाइप का माइंडसेट है और उसका एक उदाहरण आज की तारीख में विरमगाम में जो हार्दिक पटेल जी खड़े हुए हैं, उनके आप जो भी देख लो विरोध के बहुत सारे सुर उठ रहे हैं उनके सामने, ये दिख रहा है। लोग हमेशा ऐसे ही नेताओं को अब पसंद करना चाहते हैं जो सही में उनके लिए लड़े, उनके लिए काम करे। आम आदमी पार्टी ने यहाँ आकर ये नैरेटिव ज़रूर सेट किया है कि वो लोगों के लिए बात करती है और कांग्रेस जो बरसों से ट्राई कर रही थी उसमें थोड़ी सुषुप्ति थी, उसका कारण उनके अंदर की जो गुटबाजी वगैरह थी। तो मेरे ख्याल से अब ये वो माहौल नहीं है, अभी माहौल हर एक के लिए ओपन है। आप लोगों से बहुत छोटा-छोटा ये बताइए, जो आपस का झगड़ा है, अगर अगर एक हम ऐसी संभावना की बात, अगर हंग असेंबली आती है तो जैसा हम लोगों को लगता है, हो सकता है कल के दिन मालूम नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन जैसा हमको लगता है कि बीजेपी के साथ कोई नहीं जाएगा, वो चाहे कुछ हो जाएगा, ना आम आदमी पार्टी जा सकती है ना कांग्रेस जा सकती है। तो इन लोगों का जो आपस का अगर मतलब ऐसा 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 ना हो जाए कि इन लोग कोई पोस्ट पोल कुछ भी उसमें साथ ना खड़े हो पाए, क्योंकि अभी 2024 का इलेक्शन भी है, लार्जर विपक्ष बनाने की बात है, जिसमें कई जगह से इंडिकेशन है कि सारी विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो एक स्टैंड, लेकिन ये जो चुनाव है वो कहीं इतनी कड़वाहट ना भर दे कि लोग एक दूसरे से, जिसको कहते हैं ना, दुआ सलाम खत्म हो जाए। जिगर साहब और फिर मैं विजय कृष्ण साहब और फिर हिरेन साहब आपके पास आ रहा हूं आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखिए हंग असेंबली की जहाँ तक बात है, मैं डेफिनिटली उसको इतना मानकर नहीं चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा। कोई भी तरफ डिसाइसिव, इतना एटलीस्ट डिसाइसिव तो रिजल्ट डेफिनिटली आएगा, जहाँ पर आपको सीधा-सीधा एक
जीत या हार का आंकड़ा मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कहीं कुछ सीट का इधर उधर हुआ, तो मेरे ख्याल से हमेशा की तरह एक बात ये भी स्पष्ट मैं मानकर चल रहा हूँ, जिसको बीजेपी का जो एक विनिंग फैक्टर होता है, वो सबसे पहले ट्राई करेगी कि उनकी सरकार कैसे बने, जहां पे वो हर एक जो दूसरे स्टेट में ट्राई करती है उसी तरीके से, क्योंकि उनमें उनके अंदर वो मास्टरी जरूर है। अब इसको मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार फिर वो लोग बोलते हैं कि आप तारीफ कर रहे हैं, ये तारीफ नहीं है, उनकी एक स्ट्रेटेजी प्लान होता है, वो कुछ भी करके पहले पहुंच जाते हैं, बाकी पार्टियां पहले नहीं पहुंच पाती, और जैसे तैसे करके चुनी हुई सरकारों में भी फिर अपनी सरकार बाद में बना लेते हैं, जैसे अभी हमने महाराष्ट्र में भी देखा। तो ये एक उनका एक स्टाइल है बनाने का। तो मेरे ख्याल से ये शायद हंग असेंबली ऐसा कुछ भी होता है, या थोड़ी बहुत सीटें कम ज्यादा पड़ती है, तो दे विल मैनेज, पहली बात। रही बात दूसरी, जैसे 2024 के परिप्रेक्ष्य में सारा विपक्ष एक होने की बात कर रहा है, और पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बाकी जो सारी पार्टी है, वो भी कई बार कोई ना कोई मीटिंग्स जो उनके बड़े नेता करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये शायद सोचने वाली बात हो कि ऐसा कुछ हो तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी एक साथ आएगी या नहीं। फिलहाल बीच में उनके एक नेता ने ऐसा स्टेटमेंट जरूर दिया था कि हम हर एक का सपोर्ट लेने के लिए तैयार है। फिर बाद में उन्हीं के एक बड़े दिल्ली के नेता ने उस बात को डिनाई कर दिया कि हमें अभी किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आगे हमको 8 तारीख को ही पता चलेगा, नंबर्स गेम क्या रहते हैं उसी के ऊपर हम देख सकते हैं।